शहर का एकदम सुन्न कर देने वाला सन्नाटा था और मैं अपने ही पलंग पर उल्टे पेट लेटी हुई थी और मेरी सांसें मेरे सीने में अटक कर रह गई थीं। मेरे हाथ पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि उसकी आवाज मुझे अपने ही कानों में हथौड़े की तरह बजती हुई सुनाई दे रही थी। उस थेरेपिस्ट के भारी, खुरदरे और सख्त हाथ मेरी कमर की मालिश कर रहे थे। शुरू के 10 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक उसके हाथों की दिशा और उसका तरीका पूरी तरह से बदल गया। उसके हाथ मेरी कमर से खिसक कर बहुत नीचे जाने लगे थे। मैंने घबराकर पीछे पलटने की कोशिश की। मैं उठकर बैठना चाहती थी, लेकिन तभी उसने अपना पूरा भारी वजन मेरे ऊपर डाल दिया। उसने मुझे इस तरह से दबा दिया था कि मैं 1 इंच भी हिल ना सकूं। हिलना मत भाभी जी, कमर की नस खिसक जाएगी। उसने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी उस भारी आवाज में कोई डॉक्टरी सलाह नहीं थी। उसकी आवाज में एक भूखे जानवर जैसी भयंकर हवस थी। अगले ही पल उसने जो किया वो जानकर आपके होश उड़ जाएगा। उसने मेरी सूती मैक्सी को नीचे से पकड़ा और एक ही झटके में मेरी जांघों के बहुत ऊपर तक खींच दिया। मेरी रूह पूरी तरह कांप उठी। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। मुझे समझ आ गया था कि आज इस बंद कमरे में मेरे अपने ही बिस्तर पर मेरी इज्जत बचने वाली नहीं है। मैंने पूरी ताकत लगाकर चीखने के लिए अपना मुंह खोला, पर इससे पहले कि कोई आवाज बाहर आती, उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह पर बहुत ही कस कर दबा दिया। उसके दूसरे हाथ ने मेरे दोनों हाथों को पीछे की तरफ इतनी जोर से मरोड़ दिया था कि मेरे कंधे की हड्डी टूटने का दर्द होने लगा था। दर्द और खौफ के मारे मेरी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी थी। मैं अपने ही घर में एक अनजान आदमी के नीचे बुरी तरह छटपटा रही थी। आप सोच रहे होंगे कि एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? और मेरा पति, मेरा वो पति जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करता था, वो इस वक्त कहाँ था? उसने मुझे इस दरिंदे के साथ अकेले कैसे छोड़ दिया था? इसका सच किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली और भयानक साजिश से कम नहीं है। मैं, सुहानी, आज आपको अपनी जिंदगी का वो डरावना सच बताने जा रही हूं जिसने मुझे इंसानों से हमेशा के लिए नफरत करना सिखा दिया। मेरी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1 साल पहले। मेरी शादी शहर के एक बहुत ही नामी और अमीर बिजनेसमैन राजीव से हुई थी। राजीव का कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा कारोबार था। हमारा घर किसी महल से कम नहीं था। घर में 4 गाड़ियां थीं और नौकर दिन रात सेवा में लगे रहते थे। शादी के शुरुआती कुछ महीने बिल्कुल किसी खूबसूरत सपने जैसे बीते थे। राजीव मेरी हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखता था। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूं जिसे राजीव जैसा पति मिला है। लेकिन कहते हैं नैना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। शादी के 6 महीने बाद ही राजीव का असली रंग धीरे धीरे सामने आने लगा था। वो काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहने लगा था। कई बार वो हफ्तों तक घर नहीं लौटता था, और जब वो घर आता भी था तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने फोन और लैपटॉप पर ही रहता था। मैं उस बड़े घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अलमारी महंगे कपड़ों से भरी रहती थी, लेकिन मेरे पास वो इंसान नहीं था जिसके साथ मैं 2 पल बैठकर अपने दिल की बात कर सकूं। अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर खाने लगा था। मैं पूरा दिन उस बड़े से घर में इधर से उधर भटकती रहती थी। शायद इसी मानसिक तनाव और अकेलेपन का असर मेरे शरीर पर पड़ने लगा था। अचानक से मेरी कमर के निचले हिस्से में एक अजीब सा और बहुत तेज दर्द रहने लगा था। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया। मैंने सोचा शायद ज्यादा काम करने या गलत तरीके से सोने की वजह से दर्द है।
मैंने कुछ दर्द निवारक गोलियां खा ली, लेकिन दर्द कम होने के बजाय दिन पर दिन बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन दर्द इतना भयंकर था कि मुझसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने रोते हुए राजीव को फोन किया। राजीव उस दिन बहुत जल्दी घर आ गया। उसने मुझे उस हालत में देखा तो वो अचानक से बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गया। इतना फिक्रमंद जितना मैंने उसे शादी के बाद कभी नहीं देखा था। सुहानी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने मेरे पास बैठकर बहुत ही चिंता जताते हुए कहा। उसकी ये फिक्र देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है। अगले ही दिन राजीव मुझे शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल में लेकर गया। वहां मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए, MRI, एक्सरे, सब कुछ हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दबाव है। अगर इसका सही तरीके से और लंबा इलाज नहीं हुआ तो मैं जीवन भर के लिए अपाहिज भी हो सकती हूं। अपाहिज शब्द सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह से खिसक गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। राजीव ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे बाल सहलाते हुए कहा, तुम रो मत सुहानी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उस दिन के बाद से राजीव का व्यवहार मेरे लिए पूरी तरह से बदल गया था। वो अचानक से दुनिया का सबसे अच्छा और केयरिंग पति बन गया था। वो रोज मेरे लिए दवाइयां लाता, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता। मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी ये बीमारी हमारे रिश्ते को फिर से जोड़ने का काम कर रही है। पर मुझे क्या पता था कि इस केयरिंग पति के नकाब के पीछे एक बहुत ही भयानक और खौफनाक साजिश रची जा रही थी। एक दिन सुबह सुबह घर पर एक सूट बूट पहने हुए आदमी आया। राजीव ने मुझे बताया कि वो एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है। सुहानी, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी हेल्थ और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। राजीव ने मुझे बहुत प्यार से समझाते हुए कहा। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस? वो क्या होता है? मैंने हैरानी से पूछा। देखो सुहानी, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी बीमारी गंभीर है। भगवान ना करे अगर कल को तुम्हारी हालत बिगड़ जाए और तुम अपाहिज हो जाओ तो कम से कम हमारे पास एक आर्थिक सुरक्षा तो होनी चाहिए ना। उसने मेरा हाथ पकड़कर बहुत ही हमदर्दी से कहा, ये पूरे 5 करोड़ रुपए की पॉलिसी है। अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो ये पैसा तुरंत हमें मिल जाएगा और हम तुम्हारा इलाज अमेरिका में करवाएंगे। राजीव, इतने पैसों की क्या जरूरत है? मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा। ये सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए है मेरी जान। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, उसने मेरे माथे को चूमते हुए कहा। उसकी इन मीठी और प्यार भरी बातों में आकर मैंने उन ढेर सारे कागजातों पर बिना पढ़े ही दस्तखत कर दिए थे। मुझे अपने पति पर अंधा विश्वास था। मुझे लगा कि वो सच में मेरी बहुत ज्यादा परवाह करता है। मुझे क्या मालूम था कि मैंने अपनी मौत और अपनी बर्बादी पर खुद अपने हाथों से साइन कर दिए थे। पॉलिसी के पास होने के 3 दिन बाद राजीव ने मुझे एक और बात बताई। सुहानी, मैंने तुम्हारे इलाज के लिए शहर के सबसे बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट से बात की है। वो क्लिनिक में नहीं बल्कि घर आकर ही इलाज करते हैं। घर पर राजीव, मैं क्लिनिक जा सकती हूँ ना? मैंने हिचकिचाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा चलने फिरने से मना किया है। और वैसे भी विक्रम बहुत ही पढ़ा लिखा और प्रोफेशनल लड़का है, वो तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर देगा, राजीव ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा। विक्रम, यही नाम था उस दरिंदे का। अगले दिन दोपहर को विक्रम हमारे घर आया। मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे वो कहीं से भी डॉक्टर नहीं लगा। वो कोई 26-27 साल का लड़का था। उसका कद बहुत लंबा था और शरीर किसी जिम जाने वाले पहलवान जैसा गठीला और बहुत मजबूत था। उसने एक टाइट टी-शर्ट पहनी हुई थी जिसमें से उसके बाइसेप्स साफ झलक रहे थे। वो आंखें
जो किसी को भी असहज कर सकती थी। राजीव ने मुझे उससे मिलवाया। सुहानी, ये विक्रम है, आज से यही तुम्हारी थेरेपी करेगा। विक्रम ने मुझे देखकर बहुत ही सलीके से नमस्ते किया। नमस्ते भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। उसकी आवाज बहुत भारी थी। उसने मुझे भाभी जी कहा था। उसका बात करने का तरीका बहुत ही पेशेवर था, इसलिए मेरे मन का पहला डर थोड़ा कम हो गया। उस दिन उसने मेरी रिपोर्ट देखी और मुझे कुछ बहुत ही सामान्य सी कसरतें करने को कहा। पहला और दूसरा दिन बहुत ही आराम से गुजर गया। वो आता, मुझे कुछ स्ट्रेचिंग करवाता, मेरी पीठ की हल्की सी मालिश करता और बहुत ही सम्मान के साथ वापस चला जाता। मैं राजीव को फोन करके बताती थी कि विक्रम सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे आराम भी मिल रहा है। लेकिन कहते हैं कि बुराई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। तीसरे दिन से माहौल में एक अजीब सा बदलाव आना शुरू हो गया था। उस दिन भी मैं उल्टे पेट लेटी हुई थी और वो मेरी मालिश कर रहा था। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। उस दिन मैंने महसूस किया कि उसके हाथ का दबाव कुछ बदल सा गया था। उसके हाथ मेरी कमर पर जरूरत से ज्यादा जोर से और अजीब तरीके से चल रहे थे। मालिश करते करते उसके हाथ मेरी कमर से खिसक कर मेरी मैक्सी के कपड़े के ऊपर से मेरी जांघों को बहुत ही हल्के से छू कर वापस आ गए। मैं पूरी तरह से चौंक गई। मैंने तुरंत अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा। क्या हुआ? वो बिल्कुल सामान्य होकर बोला। कुछ नहीं, मैंने हकलाते हुए कहा। मुझे लगा शायद मालिश करते हुए गलती से उसका हाथ वहां लग गया होगा। मैंने उस बात को वहीं दिमाग से निकाल दिया। लेकिन मेरी ये सोच मेरी सबसे बड़ी भूल थी। चौथे दिन जब वो मुझे पैरों की स्ट्रेचिंग करवा रहा था, तो मेरी नजर अचानक उसके चेहरे पर गई। वो मेरे पैरों को स्ट्रेच तो कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें मेरे पैरों पर नहीं थीं। उसकी वो घूरती हुई निगाहें सीधे मेरे सीने पर टिकी हुई थीं, जहां लेटते वक्त मेरी मैक्सी का गला थोड़ा सा ढीला हो गया था। उसकी उन नजरों में मुझे पहली बार वो हवस दिखाई दी जो एक औरत बहुत आसानी से पहचान लेती है। मेरा खून खौल उठा। मैंने तुरंत उठकर अपनी मैक्सी को ठीक किया और बहुत ही गुस्से में कहा, आज के लिए बस इतना ही बहुत है, आप जा सकते हैं। उसमें मुझे देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी गंदी मुस्कान तैर गई। जैसी आपकी मर्जी भाभी जी, वैसे भी कमर की नस को धीरे धीरे ही खोलना पड़ता है। उसमें बहुत ही डबल मीनिंग बात कही थी। वो अपना बैग उठाकर चला गया। मैं गुस्से और डर से कांप रही थी। शाम को जब राजीव घर आया तो मैंने तुरंत उसे सारी बात बताई। मैंने राजीव से कहा कि वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता। उसके छूने का तरीका और उसकी नजरें बहुत गंदी है। राजीव, प्लीज उस विक्रम को मना कर दो। मैं किसी और क्लिनिक में जाकर इलाज करवा लूंगी। मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैंने राजीव का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा। लेकिन राजीव का जो जवाब था, उसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। राजीव बिल्कुल नहीं चौंका। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। वो बहुत जोर से हंसने लगा। अरे सुहानी, तुम भी ना, तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। वो एक डॉक्टर है यार, राजीव ने बहुत ही हल्के में लेते हुए कहा। राजीव, मैं सच कह रही हूं। मैं एक औरत हूं। मैं किसी भी आदमी की नजर और उसके छूने के तरीके को पहचान सकती हूं। उसकी नीयत में खोट है, मैंने बहुत जोर देकर कहा। देखो सुहानी, राजीव का लहजा अचानक बहुत सख्त हो गया। वो शहर का सबसे महंगा और बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट है। मैंने उसे एडवांस पैसे दे दिए हैं और वैसे भी मालिश करते वक्त हाथ इधर उधर लग ही जाता है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तुम बस अपने इलाज पर ध्यान दो। ये सब फालतू की बातें सोचना बंद करो। उसने मेरी बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पति अपनी पत्नी की ऐसी शिकायत पर इतना शांत कैसे रह सकता है। क्या उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी, या उसे उस विक्रम पर मुझसे ज्यादा भरोसा था?
उस रात मुझे बहुत ही भयानक अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब उसी खौफनाक जाल का हिस्सा था जो मेरे लिए बिछाया गया था। 5वें दिन विक्रम फिर आया। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि मैंने राजीव से शिकायत की थी और राजीव ने मुझे ही डांट दिया है। आज जब वो मालिश कर रहा था तो उसकी उंगलियां जानबूझकर मेरी मैक्सी के अंदर मेरी खुली कमर की त्वचा को छू रही थी। मैं बहुत जोर से कांप गई थी। मैंने उसे तुरंत पीछे धक्का दिया और खड़ी हो गई। तुम अपनी हद पार कर रहे हो, मैं चीखी। वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। भाभी जी, मैं तो बस इलाज कर रहा हूं। अगर मैं दर्द वाली जगह को छूंगा नहीं तो आप ठीक कैसे होंगी? और वैसे भी भैया ने मुझे आपके इलाज की पूरी जिम्मेदारी दी है। उसमें राजीव का नाम लेकर मुझे चुप कराने की कोशिश की। राजीव का नाम सुनते ही मैं बेबस हो गई। मुझे लगा कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूं। शायद मेडिकल लाइन में ये सब सामान्य होता होगा। मैंने खुद को ही झूठी तसल्ली दे दी थी और यही मेरी सबसे बड़ी हार थी। उसके बाद के 2 दिन मेरे लिए किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं थे। विक्रम रोज आता। वो हर दिन थोड़ा और बोल्ड होता जा रहा था। वो मुझे एक्सरसाइज करवाते वक्त बहुत ही अजीब तरीके से मेरे करीब आता। उसकी सांसें मुझे अपनी गर्दन पर महसूस होती थी। कभी वो जानबूझकर अपने मजबूत सीने को मेरी पीठ से रगड़ देता। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मैं राजीव को कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये इलाज जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 8वें दिन, वो दिन आ ही गया जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए एक डरावने सपने में बदल दिया। सुबह सुबह राजीव ने अपना बैग पैक किया। सुहानी, मुझे एक बहुत जरूरी बिजनेस डील के लिए 3 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, उसने मुझे बताया। ये सुनते ही मेरे दिल में एक भयंकर खौफ पैदा हो गया। राजीव प्लीज, तुम मत जाओ, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। मैंने उसके पैर पकड़ लिए। पागल हो गई हो क्या? ये करोड़ों की डील है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और डरने की क्या बात है? घर में इतने सारे नौकर हैं, उसने मुझे झिड़कते हुए कहा। पर वो विक्रम, वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, मैंने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा। सुहानी, मेरा दिमाग खराब मत करो, राजीव अचानक बहुत जोर से चिल्लाया। मैंने विक्रम से बात कर ली है, वो आज दोपहर में आकर तुम्हारा सेशन पूरा करेगा और तुम चुपचाप अपना इलाज करवाओगी। कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। इतना कहकर वो घर से चला गया। उसके जाने के 2 घंटे बाद घर में एक और बहुत अजीब घटना हुई। घर की पुरानी नौकरानी, रामू काका और बाकी सारे नौकर एक साथ मेरे पास आए। मालकिन, मालिक का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि गांव में कोई बहुत बड़ी पंचायत है और हम सबको 3 दिन की छुट्टी दे दी है। उन्होंने हमें अभी तुरंत गांव जाने को कहा है, रामू काका ने बताया। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह से खिसक गई। क्या? राजीव ने तुम सबको छुट्टी दे दी? पर मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं हैरानी और खौफ से कांपने लगी। हाँ मालकिन, उन्होंने कहा कि आप आराम करेंगी और हमें परेशान नहीं करना चाहिए, हम लोग जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाती, वो सब अपना सामान लेकर घर से चले गए। अब उस बहुत बड़े महल जैसे घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझे समझ आ गया था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। राजीव का अचानक शहर से बाहर जाना, सारे नौकरों को एक साथ छुट्टी पर भेज देना, ये सब कुछ बहुत ही भयानक योजना का हिस्सा था। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और राजीव को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने बार बार कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे दिल की धड़कनें किसी ट्रेन की तरह दौड़ रही थीं। तभी घर की डोरबेल बहुत जोर से बजी। मुझे पता था
कि दरवाजे के बाहर कौन है। मैंने कांपते कदमों से जाकर दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। मेरा शक बिल्कुल सच था। दरवाजे के बाहर विक्रम खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे का हाव भाव बिल्कुल अलग था। आज वो कोई डॉक्टर नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक, शैतानी और दरिंदगी भरी मुस्कान थी। उसके हाथ में उसका वो मेडिकल बैग था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे लिए मौत का फरमान लेकर आया हो। दरवाजा खोलिए भाभी जी, आपकी मालिश का समय हो गया है, उसने बाहर से बहुत ही तेज और गंदी आवाज में कहा। मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर बुरी तरह कांप रही थी। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है विक्रम, तुम कल आना, मैंने बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा। अरे ऐसे कैसे कल आऊं? भैया ने मुझे खास तौर पर बोला है कि आज आपकी कमर का दर्द पूरी तरह से जड़ से खत्म करना है, उसने जोर से दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहां से, मैं रोने लगी थी। भाभी जी दरवाजा खोलिए, मुझे पता है घर में कोई नहीं है, उसने जो कहा वो सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, मेरे फोन पर एक मैसेज की टोन बजी। मैसेज विक्रम के नंबर से था। उसमें लिखा था, दरवाजा खोल दो सुहानी, वरना मेरे पास इस दरवाजे को तोड़ने के बहुत तरीके हैं, और अगर मैंने दरवाजा तोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मैसेज पढ़कर मेरी रूह कांप उठी। मुझे पता था कि मैं उस भारी भरकम शरीर वाले आदमी को रोक नहीं पाऊंगी। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे, लेकिन बाहर का मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, जिसे वो आसानी से तोड़ सकता था। अगर मैं नहीं खोलूंगी तो वो और ज्यादा हिंसक हो जाएगा। मैंने भगवान का नाम लिया और कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोल दी। दरवाजा खुलते ही वो एक झटके में अंदर आ गया और उसने तुरंत दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। कमरे के अंदर आते ही उसने अपना बैग सोफे पर फेंक दिया। आज उसकी नजरें किसी भूखे भेड़िए की तरह मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रही थीं। आज तो आपने मेरे लिए मैक्सी भी बहुत हल्की पहनी है, उसने मेरी तरफ बहुत ही गंदी नजरों से देखते हुए कहा। मैंने खुद को दोनों हाथों से ढक लिया। तुम क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, मैं उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। पैसे तो मुझे मिल चुके हैं सुहानी, और बहुत सारे पैसे मिले हैं, तुम्हारे पति ने ही दिए हैं। वो जोर से हंसा। राजीव ने? पर क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं फूट फूट कर रो रही थी। ये सब बातें बाद में, अभी मुझे वो काम करने दो जिसके लिए मुझे भेजा गया है। और सच कहूं, मुझे ये काम करने में बहुत मजा आने वाला है। इतना कहकर वो मेरी तरफ बहुत तेजी से बढ़ा। मैं चीखती हुई अपने बेडरूम की तरफ भागी, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा तेज और ताकतवर था। इससे पहले कि मैं बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर पाती, उसने पीछे से आकर मुझे मेरे बालों से बहुत जोर से पकड़ लिया। उसने मुझे बालों से खींचकर बेडरूम के अंदर धकेल दिया। मैं लड़खड़ाकर सीधा पलंग पर जा गिरी। उसने बेडरूम का भारी दरवाजा बहुत जोर से बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। और यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक मंजर जिसका जिक्र मैंने कहानी की शुरुआत में किया था। उसने मुझे पलंग पर उल्टे पेट दबा दिया था। उसका गंदा और सख्त हाथ मेरे मुंह को बहुत ही बेरहमी से दबाए हुए था, ताकि मेरी चीखें बाहर न जा सकें। मेरा पूरा शरीर उसके भारी वजन के नीचे बुरी तरह से कुचला जा रहा था। मैं अपने हाथ पैर मार रही थी, पर एक चींटी किसी हाथी का क्या बिगाड़ सकती थी। उसने अपना दूसरा हाथ मेरे पीछे से मेरी मैक्सी के अंदर डाल दिया था। बहुत गुरूर था ना तुम्हें? आज मैं तुम्हारा सारा गुरूर तोड़ दूंगा। वो मेरे कान के पास फुसफुसा रहा था और उसकी हर सांस के साथ मुझे मौत बहुत करीब नजर आ रही थी। कमरे में सिर्फ मेरे रोने की दबी हुई आवाजें और उसकी भारी सांसों की खौफनाक आवाज गूंज रही थी। मुझे लगा कि बस
आज मेरी जिंदगी और मेरी इज्जत दोनों खत्म हो चुकी है। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। मैं अपनी आंखें बंद करके अपने दर्दनाक अंत का इंतजार कर रही थी। लेकिन दोस्तों, उस बंद कमरे में मेरी चीखें दीवारों से टकरा कर रह गई थीं। एक अकेली औरत जब अपने ही घर में अपने ही पति की रची हुई साजिश का शिकार बन जाए तो उसका दर्द, उसकी बेबसी और उसका खौफ क्या होता है, ये सिर्फ मैं जानती हूं। अगर इस पल आपको भी मेरी इस बेबसी और इस डरावने मंजर को देखकर तरस आया हो, और अगर आप चाहते हैं कि हर औरत सुरक्षित रहे, तो इस कहानी को अभी अपना एक लाइक देकर मुझे हिम्मत जरूर दें। मेरी चीखें जरूर दब गई थीं। मेरे शरीर पर उस भारी भरकम दरिंदे का वजन जरूर था, लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त भी किसी शांत और गहरे समंदर की तरह काम कर रहा था। उस दरिंदे ने मेरा एक हाथ पीछे मरोड़ रखा था और दूसरे हाथ से वो मेरी मैक्सी को और ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। उसकी गंदी, खुरदरी उंगलियां मेरे जिस्म को नोच रही थीं। उसकी आंखों में हवस का वो अंधापन था जहां इंसान को अपने आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, और यही हवस का अंधापन उसकी सबसे बड़ी मौत का कारण बनने वाला था। मुझे पता था कि मैं ताकत में उस सांड जैसे आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर मैं उससे हाथपाई करती तो वो मुझे एक झटके में बेहोश कर देता। मुझे सिर्फ एक सही मौके की तलाश थी, एक ऐसे मौके की जहां उसका सारा ध्यान भटके। उसने अपना वो गंदा हाथ मेरे मुंह से हटाया ताकि वो मेरे दोनों हाथों को एक साथ पीछे बांध सके। उसे लगा कि कमरा अंदर से लॉक है, घर में कोई नौकर नहीं है, मैं चीख भी लूंगी तो कौन आएगा। उसने मुझे पूरी तरह से एक लाचार शिकार मान लिया था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। औरत को सिर्फ एक जिस्म समझने वाले दरिंदे हमेशा उसका दिमाग भूल जाते हैं। जैसे ही उसके हाथ की पकड़ मेरी गर्दन और मुंह से थोड़ी ढीली पड़ी, मैंने चीखने या रोने के बजाय अपनी पूरी ताकत अपने दाएं हाथ में खींच ली। मैंने एक झटके से अपना दायां हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया। मेरे कंधे की नस में भयंकर दर्द उठा, लेकिन मैंने उस दर्द को नजरअंदाज कर दिया। मेरा हाथ सीधा पलंग के साइड टेबल की तरफ गया। वहां पानी का एक जग रखा था, कुछ दवाइयां थीं और वहां रखा था पीतल का एक बहुत भारी, पुराना और ठोस फूलदान। मेरी उंगलियों ने उस ठंडे, भारी पीतल के फूलदान को मजबूती से जकड़ लिया। वो आदमी मेरे ऊपर हावी होने ही वाला था कि तभी मैंने अपनी जिंदगी की पूरी जान, अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत अपने उस एक हाथ में इकट्ठा की और उस भारी पीतल के फूलदान को पूरी ताकत से घुमाकर उस दरिंदे के सिर के ठीक पिछले हिस्से पर दे मारा। उस आदमी की वो गंदी हंसी अचानक से रुक गई। उसका पूरा शरीर एक सेकंड के लिए जैसे लकवाग्रस्त हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका भारी भरकम शरीर मेरे ऊपर ही एक बोरी की तरह ढह गया। वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। मैंने उस भारी जिस्म को पूरी ताकत से धक्का देकर अपने ऊपर से नीचे पलंग पर गिराया। मैं उठकर खड़ी हो गई। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मेरी मैक्सी फटी हुई थी, लेकिन मेरी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे। मेरे चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। मैं उस लथपथ, बेहोश पड़े आदमी को देख रही थी और मेरे होठों पर एक बहुत ही ठंडी, खौफनाक मुस्कान तैर रही थी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या कर दिया। एक औरत ने इतने बड़े पहलवान आदमी को कैसे हरा दिया? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? क्या मैंने किस्मत से अपनी जान बचा ली? जी नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मुझे पहले से पता था कि आज इस कमरे में क्या होने वाला है। मुझे पहले से पता था कि राजीव मुझे इस आदमी के साथ अकेला छोड़कर जाएगा। मुझे सब कुछ पता था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं कोई लाचार, बेचारी और बेवकूफ पत्नी नहीं थी जो अपने पति की चालों को समझ ना सके।
इस खौफनाक खेल की मास्टरमाइंड मैं खुद थी और ये दरिंदा खुद चलकर मेरे बिछाए हुए जाल में फंसा था। इस सच को समझने के लिए आपको मेरे साथ आज से ठीक 3 दिन पहले चलना होगा। 3 दिन पहले रविवार की सुबह थी। राजीव बाथरूम में नहाने गया हुआ था। वो हमेशा अपना फोन अपने साथ बाथरूम में ले जाता था, लेकिन उस दिन शायद वो बहुत जल्दी में था, इसलिए उसका वो दूसरा फोन जो वो हमेशा मुझसे छिपा कर रखता था, वो पलंग पर ही छूट गया था। राजीव को लगता था कि मुझे उसके फोन का पासवर्ड नहीं पता, लेकिन एक पत्नी अपने पति की हर हरकत जानती है। मैंने कई बार शीशे में से उसे वो पासवर्ड डालते हुए देख लिया था। फोन अचानक से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। नंबर किसी वी के नाम से सेव था। मैसेज में लिखा था, भाभी जी को दर्द का एहसास होने लगा है, काम कब करना है? भाभी जी, दर्द? मेरा दिमाग ठनका। मैंने तुरंत फोन उठाया और पासवर्ड डालकर वो चैट खोल ली। उस चैट में जो कुछ भी लिखा था, उसे पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन पूरी तरह से गायब हो गई। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया था। वो चैट उसी दरिंदे विक्रम की थी। राजीव ने लिखा था, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए विक्रम। मैंने 5 करोड़ की डिसेबिलिटी पॉलिसी ले ली है। तुम्हें बस इतना करना है कि जब मैं शहर से बाहर जाऊं तो तुम्हें उसे सीढ़ियों से धक्का देना है या उसकी रीढ़ की हड्डी पर कोई ऐसा भारी वार करना है कि उसकी नीचे की बॉडी हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाए। विक्रम का जवाब था, भैया आप टेंशन मत लो, मैं थेरेपी के बहाने उसके शरीर की नसें इतनी कमजोर कर दूंगा कि एक धक्के में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। वो जिंदगी भर व्हीलचेयर पर रहेगी, बस मरेगी नहीं। हाँ, वो मरनी नहीं चाहिए। 5 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम तभी मिलेगा जब वो 100% अपाहिज साबित होगी। काम होते ही मुझे खबर करना, मैं तुम्हें तुम्हारा 50 लाख का हिस्सा दे दूंगा। वो शब्द, वो खौफनाक शब्द तेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मेरा अपना पति, वो इंसान जिसके लिए मैंने अपना घर परिवार छोड़ा था, वो मेरी जान का नहीं, मेरी जिंदगी का दुश्मन बन बैठा था। वो मुझे मारना नहीं चाहता था, वो मुझे जिंदा लाश बनाना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ उस 5 करोड़ के इंश्योरेंस के पैसे के लिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं टूट कर बिखर गई थी। जिस आदमी को मैं भगवान मानती थी, वो एक लालची और नीच शैतान निकला। मैंने तुरंत उस पूरी चैट का एक स्क्रीनशॉट लिया और अपने एक सीक्रेट ईमेल आईडी पर भेज दिया। उसके बाद मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया और फोन वैसे ही रख दिया जैसे वो रखा था। राजीव बाथरूम से बाहर आया। उसमें मुझे देखा। मैं सामान्य होने का नाटक कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा था। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था, मैं रोऊंगी नहीं, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। मैं पुलिस के पास भी सीधे नहीं जा सकती थी, क्योंकि राजीव बहुत अमीर और रसूखदार आदमी था। वो किसी भी वकील को खरीद कर मुकर जाता और कहता कि ये चैट फर्जी है। मुझे उसे और उस दरिंदे विक्रम को रंगे हाथों पकड़वाना था। मुझे एक ऐसा जाल बिछाना था जिसमें वो दोनों तड़प कर बर्बाद हों। इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। मैंने डरने का नाटक किया। मैंने राजीव से शिकायत करने का नाटक किया कि विक्रम मुझे गलत तरीके से छूता है। मुझे पता था राजीव मुझे ही डांटेगा। राजीव का प्लान मुझे अपाहिज करने का था, लेकिन राजीव ये भूल गया था कि उसने जिस गुंडे को डॉक्टर बनाकर भेजा है, उसकी नीयत कितनी नीच है। विक्रम का काम सिर्फ मेरी हड्डी तोड़ना था, लेकिन जब उसने मुझे उस घर में बिल्कुल अकेला पाया, तो उसकी हवस उसके लालच पर हावी हो गई। वो मुझे अपाहिज करने से पहले मेरे जिस्म को नोचना चाहता था। वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरी इज्जत लूटना चाहता था। और विक्रम की यही हवस, यही गंदी नीयत मेरी सबसे बड़ी ढाल बन गई। अगर वो सीधा आकर मुझे धक्का दे देता, तो शायद आज मैं व्हीलचेयर पर होती।
लेकिन उसने दरवाजे की कुंडी लगाई। उसने मुझे पलंग पर दबाया। उसने मेरे कपड़े खींचे और इस सब में उसने मुझे वो 10 मिनट दे दिए जो मुझे उसकी खोपड़ी तोड़ने के लिए चाहिए थे। मैंने एक गहरी सांस ली। अब मेरे मास्टर प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला था। मुझे इस पूरे कमरे को एक क्राइम सीन में बदलना था। एक ऐसा क्राइम सीन जिसे देखकर पुलिस को यकीन हो जाए कि मैंने जो भी किया वो अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में किया है। मैंने उस पीतल के फूलदान को विक्रम के शरीर के पास ही जमीन पर फेंक दिया। फिर मैंने अपनी मैक्सी को खुद अपने ही हाथों से और ज्यादा फाड़ दिया। मैंने मैक्सी के गले को जोर से खींचा, जिससे उसके बटन टूटकर जमीन पर गिर गए। मैंने पलंग की चादरों को बुरी तरह से खींचकर बिखेर दिया। साइड टेबल का लैंप जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। कमरे का सारा सामान ऐसे तहस नहस कर दिया जैसे यहाँ कोई बहुत भयानक लड़ाई हुई हो। लेकिन इतना काफी नहीं था। पुलिस बहुत चालाक होती है। उन्हें मेरे शरीर पर भी सबूत चाहिए थे। मैंने अपने दांत पीसे। मैंने अपने ही नाखूनों से अपनी गर्दन पर, अपने हाथों पर और अपनी जांघों पर इतनी जोर से और इतनी बेरहमी से खरोंचे मारी कि मेरी त्वचा छिल गई। दर्द बहुत भयंकर था, लेकिन मेरे अंदर बदले की आग उस दर्द से कई गुना ज्यादा थी। मैंने अपने बाल पूरी तरह से बिखेर लिए। मैंने अपनी आंखों को जोर जोर से मला ताकि वो लाल और सूजी हुई लगे। अब मैं बिल्कुल एक ऐसी बेचारी और खौफजदा औरत लग रही थी जिसका अभी अभी बुरी तरह से कुछ गलत करने की कोशिश की गई हो। मैंने विक्रम की जेब में हाथ डाला, उसका फोन निकाला। मुझे पता था कि ये फोन ही वो सबसे बड़ा हथियार है जो मेरे पति राजीव को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। मैंने विक्रम के अंगूठे को उसके फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर पर लगाया। फोन का लॉक तुरंत खुल गया। मैंने बिना समय बर्बाद किए राजीव और उसके बीच की वो सारी व्हाट्सएप चैट्स, सारी कॉल रिकॉर्डिंग अपने फोन पर फॉरवर्ड कर ली। सबूत अब मेरे पास थे। मेरा जाल पूरी तरह से कस चुका था। मैंने अपना फोन उठाया और एक 100 नंबर डायल किया। फोन उठते ही मैंने अपनी आवाज में दुनिया का सबसे भयानक खौफ और रुलाई भर ली। मेरी एक्टिंग किसी ऑस्कर जीतने वाली हीरोइन से कम नहीं थी। बचाइए, हेलो पुलिस, प्लीज मुझे बचाइए। मेरे घर में डॉक्टर, उसने कुंडी लगा ली। वो मुझे मार डालेगा। उसने मेरे कपड़े, प्लीज जल्दी आइए। मैं फोन पर दहाड़े मारकर रो रही थी और मैंने फोन लाइन चालू छोड़कर जमीन पर फेंक दिया। मैंने ऐसा दिखाया जैसे वो दरिंदा अभी भी मुझ पर हमला कर रहा है। ठीक 15 मिनट बाद मेरे घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां आ गई। घर का बाहर वाला दरवाजा खुला हुआ था। पुलिस वाले दौड़ते हुए अंदर आए और बेडरूम का दरवाजा तोड़ने लगे। मैंने खुद ही कुंडी खोल दी और फूट फूट कर रोते हुए महिला हवलदार के गले लग गई। कमरे का नजारा देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। खून से लथपथ विक्रम जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वो कोमा में जा चुका था। इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, मैडम, ये सब क्या है? ये आदमी कौन है? मैंने सुबकते हुए, कांपती हुई आवाज में कहा, सर, ये थेरेपिस्ट है। मेरे पति शहर से बाहर गए थे। इसने घर को सूना देखकर मुझे दबोच लिया। ये मेरे साथ गलत करना चाहता था सर। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए पास रखा फूलदान इसके सिर पर मार दिया। आपने जो किया वो कानूनन आपका हक है मैडम। इसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। आप चिंता मत कीजिए। इंस्पेक्टर ने मुझे दिलासा देते हुए कहा। लेकिन सर, मैंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने मास्टर स्ट्रोक का पत्ता फेंका। ये सिर्फ एक रेप की कोशिश नहीं थी। ये मेरे पति की रची हुई साजिश थी। वो मुझे अपाहिज बनाना चाहते थे।
इंस्पेक्टर बुरी तरह चौंक गया। क्या कह रही हैं आप? आपका अपना पति? मैंने अपना फोन निकाला और इंस्पेक्टर के सामने राजीव और विक्रम की वो सारी चैट्स, वो 5 करोड़ की पॉलिसी के कागज और वो वॉइस रिकॉर्डिंग रख दी। ये देखिए सर, ये आदमी मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ने आया था ताकि मेरे पति को 5 करोड़ का डिसेबिलिटी क्लेम मिल सके। लेकिन इसकी नीयत खराब हो गई और इसने मुझ पर गंदा हमला कर दिया। सबूत इतने पक्के और साफ थे कि पुलिस वालों के होश उड़ गए। इधर राजीव दिल्ली एयरपोर्ट पर कॉफी पीता हुआ बहुत आराम से अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। वो विक्रम के उस मैसेज का इंतजार कर रहा था जिसमें लिखा हो कि काम हो गया, भाभी जी अब जिंदगी भर खड़ी नहीं हो पाएंगी। लेकिन उसके पास विक्रम का मैसेज नहीं आया। उसके सामने दिल्ली पुलिस की एक टीम आई जिसे हमारे शहर की पुलिस ने सारी जानकारी और अरेस्ट वारंट भेज दिया था। मिस्टर राजीव, आपको अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रचने और इंश्योरेंस फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। राजीव के हाथ से कॉफी का कप छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी फूल प्रूफ प्लानिंग आखिर उल्टी कैसे पड़ गई। जो औरत व्हीलचेयर पर होनी चाहिए थी, उसमें उसे हथकड़ी कैसे पहना दी। 2 महीने बाद अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। मैं विटनेस बॉक्स में खड़ी थी। मैंने एक बहुत ही साधारण सी सूती साड़ी पहनी हुई थी। मैं आज भी वही शांत और मजबूत औरत थी। सामने कटघरे में मेरा पति राजीव खड़ा था। वो आदमी जो कभी महंगी गाड़ियों में घूमता था, आज मुजरिमों वाले कपड़े पहने सिर झुकाए खड़ा था। उसका सारा गुरूर, उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। वो एक चूहे की तरह डरा हुआ लग रहा था। विक्रम अस्पताल में अब भी कोमा में था। उसकी खोपड़ी की हड्डी इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर वो होश में आया भी तो शायद जिंदगी भर बिस्तर पर ही रहेगा। सारे सबूत, सारी कॉल्स, सारे मैसेज अदालत के सामने रखे गए। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत राजीव को अपनी ही पत्नी की हत्या की साजिश रचने, इंश्योरेंस फ्रॉड करने के जुर्म में दोषी करार देती है। अदालत मुजरिम राजीव को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाती है और साथ ही चूंकि इस साजिश में सुहानी जी की जान को सीधा खतरा था और मुजरिम ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, कानून के तहत राजीव की सारी संपत्तियां, उसका घर का मालिकाना हक आज से सुहानी जी के नाम ट्रांसफर किया जाता है। राजीव ने सुन्न आंखों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर कोई दया नहीं थी। मैंने उसे एक हल्की सी ठंडी मुस्कान दी। उसने मुझे 5 करोड़ के लिए अपाहिज बनाने की सोची थी। मैंने उसकी 50 करोड़ की पूरी सल्तनत छीन ली थी। मैंने उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। मेरी ये कहानी कोई बेचारी औरत की कहानी नहीं है। दोस्तों, औरत के जिस्म को देखकर लार टपकाने वाले और उसे कमजोर समझकर इस्तेमाल करने वाले मर्द अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब बात एक औरत के वजूद, उसकी जान और उसके सम्मान पर आती है तो वो दुर्गा से काली बनने में 1 सेकंड नहीं लगाती। मैंने अपनी इज्जत को अपना हथियार बनाया और अपने लालची और नीच पति के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। अगर आपको मेरी ये लड़ाई और मेरी ये खौफनाक जीत पसंद आई हो, अगर आपके भी रोंगटे खड़े हुए हों, तो इस चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर ले। इस परिवार का हिस्सा बने ताकि ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिमाग को हिला देने वाली कहानियां मैं आप तक लाती रहूं। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये बदला कैसा लगा। क्या मैंने राजीव और विक्रम के साथ सही किया? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा।